फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी 3 एक्टिविटी हैं। पहले एक्टिविटी का नाम है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आता है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके अंदर हम प्रॉफिट के अंदर प्लस करते हैं टैक्स, डिविडेंड और जनरल रिजर्व। यानी प्रॉफिट, दोनों ईयरों के प्रॉफिट का डिफरेंस, टैक्स करंट ईयर का, डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और जनरल रिजर्व में इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला जो नाम आता है उसमें अमाउंट आती है नॉन कैश आइटम में एक्सपेंसेस के पैसे। वो एक्सपेंसेस जो कैश में नहीं होते, जैसे कि डेप्रिशिएशन, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस वगैरह। नेक्स्ट इसके बाद हमारा नाम आता है अगला नॉन कैश आइटम में इनकम। इनकम में नाम आ गया इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या रेंटल इनकम वगैरह। इन सभी का टोटल करने का जो अमाउंट निकल कर आती है उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यानी कि आपके ऊपर से लेकर यहाँ तक की जितनी भी बातें आती हैं उसका नाम होता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नेक्स्ट इसके बाद अगर किसी भी एसेट्स या लायबिलिटी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है तो वो लिखी जाती है इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसेट्स। और नीचे अगर किसी भी लायबिलिटी में डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी और एसेट्स में इंक्रीजिंग हो तो इंक्रीजिंग करंट एसेट्स। यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के मुकाबले जो भी चेंजेस निकल के आते हैं इन दोनों में, हम उन दोनों को यहाँ लिखते हैं इन दोनों के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख के। टैक्स अगर कॉस्ट में दिया होता है तो दोनों टैक्स अलग अलग लिखे जाते हैं। करंट ईयर का टैक्स आपका प्रॉफिट में प्लस होता है और प्रीवियस ईयर का टैक्स आपका नीचे डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी में शो करा जाता है। इस तरह से आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एक्टिविटी होती है सेकंड एक्टिविटी जो होती है उसका नाम है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स यानी कि फिक्स एसेट्स आती हैं। अब दोनों एसेट्सों का डिफरेंस देखते हैं। प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में अगर डिक्रीजिंग होती है तो वो जाता है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स में, और अगर प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में कोई भी इंक्रीजिंग हो जाती है तो उस अमाउंट को हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स यानी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर लिखते हैं। ऊपर वाली अमाउंट जो होती है सेल्स वाली प्लस की होती है और परचेज की अमाउंट जो होती है वो माइनस की होती है। इस तरह से हमारा इसका आंसर निकल कर आ जाता है इन्वेस्टिंग का कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपका आंसर बी का निकल कर आता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारी बनती है सी एक्टिविटी। सी एक्टिविटी जो होती है हमारी होती है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट लिए जाते हैं। यानी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरो और शॉर्ट टर्म बोरो। इन अमाउंटों में अगर प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में इंक्रीजिंग होती है तो हम लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स में, और डिक्रीजिंग अगर होती है तो लिखते हैं रिडम्पशन यानी कि पेमेंट ऑफ शेयर में। और इशू वाले प्लस के होते हैं, पेमेंट वाले माइनस के। इनको प्लस माइनस करके हमारा आंसर निकल कर आ जाता है सी एक्टिविटी का। जब तीनों एक्टिविटियों के आंसर आ जाते हैं तो हम लास्ट में तीनों एक्टिविटियों के आंसरों को प्लस करते हैं। यानी ए एक्टिविटी का आंसर, बी एक्टिविटी का आंसर और सी एक्टिविटी का आंसर, इनको प्लस कर लिया जाता है। और एक एक लाइन छोड़ने के बाद प्रीवियस ईयर का कैश और करंट ईयर का कैश लिख देते हैं। तीनों के जो टोटल निकल कर आते हैं एक्टिविटियों के, इन्वेस्टिंग के, फाइनेंसिंग के और ऑपरेटिंग के, ABC, इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर का कैश होता है उसे आप प्लस कर लेते हैं और जो करंट ईयर का कैश होता है उसे हम कर देते हैं माइनस। इस तरह से हमारा लास्ट में आंसर जो ना 0 निकल कर आता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि डी के अंदर अगर हम ई को प्लस करेंगे तो उसका टोटल एफ के बराबर आता है, और अगर एफ को माइनस कर देंगे तो आंसर 0 निकल कर आता है। तो इस तरह से आपकी तीनों एक्टिविटी बनती हैं। जब आप तीनों एक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले ज़रूरी होती हैं, इसके लिए ज़रूरी होती है हमारे पास कि हम ये देखें कि बैलेंस शीट के हिसाब से हम तीनों एक्टिविटियों में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिजर्व सरप्लस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आप लिखते हैं। दूसरी चीज़ करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स, ये तीन बातें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं। यानी ए एक्टिविटी में रिजर्व सरप्लस आएगा, करंट लायबिलिटी आएंगी और करंट एसेट्स आएंगी।
नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें ध्यान रखना है प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट्स है टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, ये दोनों चीज़ें आती हैं। मोस्टली हमें ध्यान रखना है इंटेंजिबल एसेट्स का। अगर इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्रीजिंग है, अगर हो जाती है इंक्रीज, तो इंक्रीज तो लिखी जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और अगर किसी वजह से हो जाती है डिक्रीज, तो डिक्रीज जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यानी कि हमें ध्यान रखना होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और डिक्रीजिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसी के साथ साथ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में कंडीशन हो गई, साथ में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता। तीसरी एक्टिविटी हमारी जो है उसका नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, दोनों भी हो सकती हैं या कोई भी एक हो सकती है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरो, इसी के साथ साथ करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म बोरो भी इसी में आता है। यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे पास जो आते हैं वो शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी शॉर्ट टर्म बोरो आते हैं। इनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं। और हमारे पास सबसे लास्ट में जो है वो आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास कोई भी बैंक की अमाउंट, ट्रेजरी बिल, किसी भी तरह का कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, चेक, करंट इन्वेस्टमेंट, ये 6 चीज़ें आपके पास हैं। अगर इन 6 चीज़ों में से कोई भी नाम आपका आता है तो आप ई में और एफ में लिखते हैं। ई में प्रीवियस है की अमाउंट और एफ में करंट है की अमाउंट। अगर सपोज कीजिए एक से ज़्यादा अमाउंट आ जाती है किसी की भी, तो उन सभी अमाउंटों को प्लस कर लिया जाता है और एक साथ लिख दिया जाता है ई में और एफ में, जो भी नाम दे रखे हों। सारी अमाउंट आ जाए तो सभी को आप प्लस कर सकते हैं, इन सभी को प्लस करके आप एक साथ लिख सकते हैं किसमें, अंदर हमें बैलेंस शीट दी होती है। और बैलेंस शीट के हिसाब से सबसे पहले हम ये टिक लगाते हैं कि मेरी जितने भी हेड हैं या सब हेड हैं वो किस किस एक्टिविटी में आएंगे। मेरे पास 3 एक्टिविटी हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग ए, इन्वेस्टिंग बी और फाइनेंसिंग सी। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस हिसाब से होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर सबसे पहला नाम जो मेरा होता है वो होता है शेयर कैपिटल का। तो शेयर्स कैपिटल हमेशा सी एक्टिविटी में आता है, ये हमने पीछे भी देखा, तो मैंने वहाँ सी लिख लिया। रिजर्व सरप्लस का मतलब प्रॉफिट लॉस हो गया, और प्रॉफिट लॉस हमेशा ए एक्टिविटी में आता है, तो मैंने इसलिए ए लिख लिया ताकि मैं इजीली इसे कर सकूँ। लॉन्ग टर्म बोरो नॉन करंट लायबिलिटी है, और मैंने अभी पीछे पढ़ा हमेशा सी एक्टिविटी में आते हैं। करंट लायबिलिटी में जो शॉर्ट टर्म बोरो होता है यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा सी एक्टिविटी में आते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप पीछे का फॉर्मेट देख सकते हैं। अब इसके बाद बचती है हमारे पास ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जो होता है वो हमेशा आपका ए एक्टिविटी में आता है। ट्रेड पेबल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। अगर नोट टू अकाउंट दे रखा हो और नीचे अमाउंट क्रेडिटर्स और बिल पेबल की दी हो तो आप दोनों को अलग अलग लिखते हैं। यानी कि ट्रेड पेबल आपका ए एक्टिविटी में आता है इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी के अंदर या डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास नाम आ जाता है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी में नाम आते हैं मोस्टली आउटस्टैंडिंग या फिर एडवांस वाले। ये जो होते हैं हमेशा ए एक्टिविटी में आते हैं करंट लायबिलिटी के अंदर। और सबसे लास्ट में हमारा पास होगा टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अमाउंट जो होती है वो अलग अलग जाती हैं, करंट की अमाउंट अलग और प्रीवियस की अमाउंट अलग। तो इसलिए मैंने ए का नाम 2 बार लिखा है ताकि आपको पता रहे कि टैक्स हमेशा 2 बार आता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम एसेट्स की तरफ। हमारी जो एसेट्स होती है, एसेट्स में सबसे पहला नाम होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि टेंजेबल एसेट्स, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक, ये सारे की सारी चीज़ें बी एक्टिविटी में आती हैं, आप वहाँ देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा पास आता है इंटेंजिबल एसेट्स। अभी हमने पीछे पढ़ा इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर इंक्रीजिंग है तो बी एक्टिविटी में,
और अगर डिक्रीजिंग होगी तो नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी नॉन कैश आइटम के ए एक्टिविटी में। ध्यान रखना है इंटेंजिबल एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स में इंक्रीजिंग बी एक्टिविटी, डिक्रीजिंग ए एक्टिविटी। नेक्स्ट इसके बाद नाम आता है हमारा अगला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बी एक्टिविटी में आते हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हमेशा बी एक्टिविटी में आते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परचेज और सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नाम आ जाता है अब करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री का नाम। इन्वेंट्री की जो अमाउंट होती है वो हमेशा ए एक्टिविटी में आती है, इन्वेंट्री स्टॉक्स। कभी कभी स्टॉक का नाम आ जाता है ब्रैकेट में, यानी कि नोट टू अकाउंट्स में। तो इन्वेंट्री स्टॉक्स आपके आते हैं इंक्रीजिंग करंट एसेट्स, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स ए के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल नाम करंट गलत आ गया, ट्रेड रिसीवेबल केवल नाम। ट्रेड रिसीवेबल की जो अमाउंट्स होती है वो ए एक्टिविटी में आती है। ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल हमेशा ए एक्टिविटी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट्स होता है, यानी कि वो अमाउंट जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करी गई हो, इसे हम कैश और कैश इक्विवेलेंट के साथ प्लस करके लेते हैं, यानी ई और एफ एक्टिविटी में, प्रीवियस और करंट के हिसाब से। और कैश इक्विवेलेंट आता है ई और एफ में हमेशा। अगर करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट दोनों अमाउंट दे रखी हूँ तो दोनों की प्रीवियस की अमाउंट एक साथ प्लस कर लेंगे और करंट की अमाउंट एक साथ प्लस कर लेंगे। प्रीवियस की अमाउंट आपकी आ जाएगी ई में और करंट की अमाउंट आपकी आ जाती है एफ में। तो इस तरह से आप ई में और एफ में उन अमाउंटों को शो कर देते हैं फॉर्मेट के हिसाब से। कहने का मतलब ये हुआ कि करंट इन्वेस्टमेंट या कैश इक्विवेलेंट की दोनों अमाउंट हों तो दोनों अमाउंटों को एक साथ प्लस करके शो करा जाता है। और सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है नाम क्या चीज़, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स हमेशा ए एक्टिविटी में आते हैं। अदर करंट एसेट जो होते हैं इनमें मोस्टली आते हैं प्रीपेड, अकड़ वगैरह। तो ये चीज़ें ए एक्टिविटी में शो करी जाती हैं। आप देखते हैं इंक्रीजिंग करंट एसेट्स है या डिक्रीजिंग करंट एसेट्स है, उसके हिसाब से भरते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आप करें, क्वेश्चन में करने से पहले सबसे पहले ये नाम याद रखें कि तीनों एक्टिविटी में कौन कौन से नाम आएंगे। जब आपको ये तीनों नाम याद होंगे, ए एक्टिविटी किस में जाएगा, बी किस में, सी किस में, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट में देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए कि शेयर कैपिटल आपका किस हेड में जाएगा, यानी किस एक्टिविटी में जाएगा, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। इनके साथ लिखिए अपने अपने हेड के नाम कि आपका ए में आएगा, बी में आएगा या सी में आएगा। आप आराम से लिख सकते हैं। पेपर करने से पहले आप इनके आगे लिख लीजिए छोटा छोटा सा ABC, दोबारा टैली कर लीजिए, इजीली फिर से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं।